तो हम लोग बात कर रहे थे आपका गिरफ्तारी पे, और ये बात चल रही थी कि 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाना ही होगा। कोई भी प्रोविजन हो, अगर उसके उल्लंघन पर कुछ हो ही न सकता हो तो फिर फायदा कोई नहीं है प्रोविजन होने का। अनुतोष के साधन ये होने चाहिए। आपको कोई अधिकार है और अधिकार अगर भंग हो तो उपचार कोई ना हो, तो इस अधिकार को अधिकार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। और ऐसे अधिकारों के संबंध में सामान्य ने कहा कि ये कैसे अपूर्ण अधिकार है। अधिकार है खाली, अधिकार का उल्लंघन हुआ, उपचार कोई नहीं। तो ऐसे अधिकार किसी कीमत के नहीं हैं, किसी प्रकार के नहीं हैं, और कम से कम दंड विधि जो समाज को रेगुलराइज करने के लिए बनी उसमें इतनी असंगति नहीं हो सकती। कम से कम उसमें इतनी अनिश्चितता और इतनी बड़ी खामी ये दोनों नहीं हो सकती। इतने कुछ तो होगा डेफिनेटली, जो अगर विद इन 24 आवर पुलिस मजिस्ट्रेट के समक्ष गिरफ्तार व्यक्ति को नहीं ले जाती तो होना चाहिए, कुछ तो होगा। लेकिन जो कुछ कानून में होता है वो सब कुछ बहुत स्पष्ट दिखाई दे आपको, ऐसा आवश्यक हमेशा बिल्कुल नहीं होता। और इसीलिए कानून एक्सपर्टाइज इसका विषय माना जाता है, लीगल एक्सपर्ट होते हैं इसी वजह से, क्योंकि जो कुछ हो सकता है जरूरी नहीं है कि वो एकदम क्लियर लिखा हो। हालांकि क्लियर ही लिखा होता है, लेकिन उसे समझने के लिए जिस मैच्योरिटी की जरूरत है वो मैच्योरिटी विकसित होते समय लग जाता है। तो जो सबसे पहली सोच है, ये जो सबसे पहली बात है, वो यहीं से शुरू होनी चाहिए कि अगर 24 घंटे के अंदर लेकर नहीं गए मजिस्ट्रेट के समक्ष तो क्या क्या हो सकता है। ये तो बड़ा आसान सवाल है। डिटेंशन इलीगल हो गया, और डिटेंशन अगर इलीगल हुआ तो डिटेंशन में आप रख नहीं सकते, क्योंकि फिर जो स्थिति पैदा होगी वो मूल अधिकार के उल्लंघन की होगी। क्योंकि अनुच्छेद 21 कहता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही आप किसी की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का हनन ये कर सकते हैं। और ये जो मूल अधिकार है ये तो भारत की धरती पर मौजूद प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध है। इसमें तो नागरिक और विदेशी इसका भी कोई भेद नहीं है। इसलिए ये हमने आमिर अजमल कसाब जिसके विरुद्ध वीडियोस उपलब्ध थे, जिसका लाइव प्रसारण हुआ, उसे भी पूरा ट्रायल चलाकर ही मृत्युदंड दिया, क्योंकि भारत की धरती पर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही किसी के प्राण और किसी की दैहिक स्वतंत्रता ये ली जा सकती। और आदर्श और सिद्धांत ये दूसरों के लिए नहीं होते हैं, आदर्श और सिद्धांत अपने लिए होते हैं। अगर हमने ये कहा है कि हम भारत के संविधान को आत्मार्पित करते हैं, तो फिर हमें उसका वायलेशन करने की जो अनुमति है ये किसी भी दशा में प्राप्त नहीं है। वो हमारे लिए एक नैतिक बाउंडेशन है, और इसीलिए कानून के लोग विद्वान कहे जाते हैं, क्योंकि वे उन नैतिक मान्यताओं को, उन नैतिक मानदंडों के मूल्य को समझते हैं। और यही जो नहीं समझता उसे ही आम आदमी कहते हैं, अन्यथा आम आदमी की कोई और डेफिनेशन नहीं होती। आपने देखा था उन दिनों बड़ी मांग चल रही थी कि ट्रायल चलाने की जरूरत क्या है, इतने लोगों ने देखा है। तो ये इतने लोग दुनिया में
ये स्थापित नहीं कर पाएंगे कि इतने लोगों ने देखा था। वो तो कहेंगे कि लाओ एक आदमी जितना देखा हो, और ये लोगों की आदत है कि वो ये खूब बताएंगे कि हमने देखा, लेकिन जैसे उनसे कहो, अदालत में कहो, हम चक्करों में नहीं पड़ते हैं, तब वो गुड सिटीजन्स हो जाते हैं, तब वो अदालती चक्करों में नहीं पड़ते हैं, तब पूरे अदालत चक्कर नजर आने लगती है। और अगर अदालत चक्कर नजर आएगी तो दुनिया के सामने हम अपनी न्याय व्यवस्था स्थापित ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पूरा ट्रायल चलाया, क्योंकि आमिर अजमल कसाब की फांसी सिर्फ हिंदुस्तान में मुद्दा नहीं होगी, पूरी दुनिया में मुद्दा होगी, और पूरी दुनिया की संस्थाओं के सामने है, हमें जवाब देना पड़ेगा। इसलिए प्राण और देह की स्वतंत्रता, यह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया इसी से ली जा सकती है। और विधि क्या प्रक्रिया विहित कर रही कि विदिन 24 आवर्स you must produce that person who is detained by you before the magistrate। आपको करना ही करना है, आपने नहीं किया, डिटेंशन इलीगल है, ये बड़ी छोटी बात है। और डिटेंशन इलीगल होने के कारण उसे गिरफ्तारी ये नहीं माना जाएगा, और जो गिरफ्तारी नहीं माना जा सकता उसको, तो पिछली धारा 167 और अब की धारा 187 जिसकी चर्चा हम करेंगे यथास्थान, उसके मुताबिक मजिस्ट्रेट इस व्यक्ति की अभिरक्षा ये तय नहीं कर सकता, क्योंकि वहां अभिरक्षा तय करने की ताकत कब है, जबकि व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, और जिस समय उसके सामने आया है उस समय वो गिरफ्तार नहीं है, उस समय वो निरुद्ध है, उस समय वो मिथ्या कारावास में है। यद्यपि परिणाम इसके आधार पर आप चिंतन करेंगे तो आपको अंतर नहीं दिखेगा, लेकिन आप उसके पीछे कार्य करने वाली शक्तियों के आधार पर अगर विश्लेषण करेंगे तो आपको अंतर स्पष्ट दिखाई देगा। ये फिर अंतर है आम आदमी का और ठीक है एक लीगल आदमी का, जिसे सजा हुई है। आम आदमी सोचता है जज साहब ने दी, लेकिन जज साहब ने नहीं दी है सजा, कानून ने दी है सजा। जज साहब स्वयं चाहें तो छोड़ नहीं सकते, उनकी पूरी सहानुभूति आपके साथ है, मानव होने के नाते, मानव होने के नाते हम आपको कष्ट नहीं देना चाहते, लेकिन हम सिर्फ करता है, हम सिर्फ करते दिखाई दे रहे हैं, हमसे करवाने वाला कोई और है। और ये आध्यात्मिक जगत का आदमी भी बड़ी आसानी से समझ लेगा, और इसीलिए कहते हैं कि अपना काम ठीक से करिए, बस वही पूजा है। अगर आप इस सूत्र को भी समझ लेंगे तो आपको भगवान ठीक है हमसे करवाने वाले हैं और हम सिर्फ करता है, ये बात बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। जब साहब सिर्फ करता है, करवाने वाला तो कानून है, वो करवा रहा, इसलिए जज साहब चाहें तो क्षमा नहीं कर सकते। तो आपको चीजों को वे जैसी हैं ठीक वैसे ही उनका विश्लेषण ये करना चाहिए। व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष है, अभिरक्षा में है, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं है, क्योंकि गिरफ्तारी का मतलब है विधि की प्रक्रिया से और विधि द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा। ये व्यक्ति भले ही विधि द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा अभिरक्षा में रखा गया है, किंतु विधि की प्रक्रिया से नहीं है। इसलिए इस व्यक्ति के बारे में कम से कम यह नहीं माना जाएगा कि यह व्यक्ति गिरफ्तार है, हां यह ठीक है, कि यह व्यक्ति अभिरक्षा में है, यह सही है,
लेकिन इस अभिरक्षा के गुण को देखेंगे तो यह अभिरक्षा मिथ्या कारावास है। मिथ्या शब्द इसलिए लगा रहे हैं कारावास से पहले, क्योंकि यह वाकई कारावास नहीं है। ठीक है ना, यह कारावास तो नहीं है, लेकिन कारावास जैसा है, इसलिए मिथ्या कारावास है। यह व्यक्ति मिथ्या कारावासित है, और मिथ्या कारावासित व्यक्ति के संबंध में कोई ताकत ये मजिस्ट्रेट को प्राप्त नहीं है। वो बिल्कुल उसकी अभिरक्षा को तय नहीं कर सकता, इसलिए उसे यही कहना पड़ेगा कि हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, और जब वो कुछ नहीं करेगा, यानी जिसे कचहरी की भाषा में रिमांड रिफ्यूज कर देना कहते हैं, जब वो रिमांड रिफ्यूज कर देगा तो छोड़ने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। और अगर फिर भी आप नहीं छोड़ते तो फिर हैबियस कार्पस आएगी, बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका आएगी, क्योंकि अब उसके मूल अधिकार का हनन किया जा रहा है। उसे विधि विरुद्ध ढंग से अभिरक्षा में रखकर, लेकिन और कुछ नहीं हो सकता। और यह बात जान लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर ऐसा हो भी गया तो उन अथॉरिटीज की सेहत पर क्या असर आया जिन्होंने ऐसा किया था। भाई, इस बात के दो पहलू हैं, इस बात का एक पहलू नहीं है। इस बात का एक पहलू तो यह चाहता है कि इस व्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित होनी चाहिए जल्द से जल्द, एज सून एज पॉसिबल। लेकिन इस बात का एक अन्य पहलू भी है, और वो अन्य पहलू इस बात की अपेक्षा करता है कि जिन्होंने ऐसा किया है उन्हें अपने कृत्य के लिए उत्तरदायी ये भी होना चाहिए। तो अगर हम सिर्फ इतनी बात करेंगे कि इस व्यक्ति को मुक्त कर दिया जाएगा इसलिए क्योंकि बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी हो जाएगी, ये मजिस्ट्रेट महोदय रिमांड को रिफ्यूज कर देंगे, तो बात पूरी नहीं हुई। इसलिए आगे सोचना पड़ेगा। अच्छा, वो 24 घंटे ठीक है अभिरक्षा में रखे हुए हैं, 24 घंटे के बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष ले आए, तब तो आप रिमांड रिफ्यूज कर लेंगे। हम 24 घंटे के बाद लाएंगे ही नहीं, अब क्या कर लेंगे आप? भाई, ये रिमांड रिफ्यूज करने की जो ताकत है, इसका इस्तेमाल तो तब होगा जब हम आपके पास सामने लाएंगे उसे। हम लाएंगे ही नहीं, अब आप क्या कर लेंगे हमारा? ठीक है, देयर शुड बी सम प्रोविजंस, कुछ तो होना चाहिए। ठीक है, तो ज्यादा जोर दिमाग पर यह भी नहीं देना चाहिए, सामान्य ढंग से सोचना चाहिए। अरे एक सीधी बात है, आगे हम लोग देखेंगे प्रोविजंस मिलेंगे, वहां लिखा जाएगा जबकि किसी व्यक्ति को सदोष परिरुद्ध किया गया है। सेक्शन 97 था पिछली सीआरपीसी में। ठीक है, अब की सीआरपीसी में 97 की बजाय कोई और सेक्शन हो गया होगा, 100। तो धारा 100 बीएनएसएस, 97 सीआरपीसी, वो सर्च वारंट ये जारी करने की ताकत देती है कि सर्च वारंट जारी हो सकता है। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष एप्लीकेशन रखकर जो काम करवाया जा सकता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट से, वो स्वप्रेरणा इससे भी कर सकता है। वो भाई, जिस काम को आप अपने निवेदन के माध्यम से हमसे करवा सकते हो, उस काम को हम खुद करना चाहें तो कर, ठीक है, तो नहीं कर सकते, ऐसा कहां लिखा है? और ये बात कितनी युक्तिसंगत लगेगी कि ये कहा जाए कि आपके निवेदन पर तो हम ये काम कर सकते हैं, खुद से नहीं कर सकते। ये बात तो बेवकूफी की लगेगी। इसलिए कचहरी की परंपराओं में न जाएं, वहां हर काम के लिए एप्लीकेशन मांगी जाती है, और एप्लीकेशन आप देते हैं तो ऐसा भी नहीं है
कि वो एप्लीकेशन देना अनुपयोगी है, उसका भी अपना महत्व है। कारण यह है, हमने आपसे कल भी कहा था, ये तर्क की दुनिया है, ये विश्वास और श्रद्धा की दुनिया नहीं है। अगर रिविजनल कोर्ट ने ये पूछ लिया या अपीलेट कोर्ट ने ये पूछ लिया कि क्या आपने इस चीज की मांग की थी, अब आप कैसे साबित करेंगे कि हमने की थी? अगर रिटर्न एप्लीकेशन नहीं रखी है, आप कैसे साबित करेंगे? यद्यपि यह ठीक है कि बिना एप्लीकेशन के भी न्यायालय को विधि अनुसार काम करना चाहिए, लेकिन काम विधि अनुसार नहीं हुआ है, यह तथ्य है। और न्यायालय कहता है कि हमने गलती से ऐसा कर दिया, भूल से ऐसा हो गया। अब अगर भूल से हुआ है तो क्षमा योग्य है, और अगर जानबूझकर किया गया है तो फिर कार्रवाई होनी चाहिए। न्याय की मांग क्या है? न्याय की मांग तो यही है कि अगर भूल से हुआ है तब तो कोई बात नहीं, और अगर ये जानबूझकर किया गया है तो कार्रवाई ये होनी चाहिए। अब ये कैसे तय हो कि कानून का जो अपालन है वो भूल से हुआ या जानबूझकर किया गया, और वास्तव में जानबूझकर किया गया? तो इस दशा में अपने को सुरक्षित करने के लिए कचहरी में हर चीज की लिखित एप्लीकेशन ये दे देते हैं कि हमारी लिखित एप्लीकेशन है। हालांकि जो लिखित एप्लीकेशन दे रहे हैं वो उन्हें भी नहीं मालूम कि हम लिखित एप्लीकेशन क्यों दे रहे हैं। उनकी तो सोच यही है कि अगर हम लिखित एप्लीकेशन नहीं देंगे तो शायद हमारा ठीक है काम या उस शक्ति का प्रयोग जो एप्लीकेशन के माध्यम से करने का निवेदन हम कर रहे हैं वो शायद होगी नहीं। उनकी मान्यता तो यही है, काम वो वही कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए, लेकिन जानबूझकर वो काम नहीं कर रहे हैं। इसी को बोध की अवस्था कहते हैं। बोध की अवस्था क्या है? जानबूझकर एक काम को करना और बिना जाने अनजाने में काम को करना। वो काम को करना है, वो बोध नहीं है। ठीक है, जैसे आपने किसी चीज को छोड़ा और कोई चीज छूट गई, इसमें बहुत फर्क है। परिणाम दोनों में एक होगा, लेकिन छूट गई इसका मतलब यह है कि आपने जान लिया चीज निरर्थक है, आपने जानबूझकर उसे छोड़ा और छोड़ दिया। इसका मतलब यह है कि पकड़ने की तो इच्छा है, लेकिन किसी भय से, किसी डर से, किसी आशंका से छोड़ रखा है। दोनों बातों में बहुत फर्क है। इस फर्क को अनुभव करने के कारण कानून के लोग विद्वान कहे जाते हैं। इन फर्कों को लोग अनुभव नहीं करते। तो है क्या कि एप्लीकेशन आप दो न दो, उस ताकत का इस्तेमाल हो सकता है। आप एप्लीकेशन देते हो, उसका भी उपयोग है, लेकिन आप एप्लीकेशन जानबूझकर नहीं देते हो। इसलिए देते हो क्योंकि आपके मन में यह है कि दी जाती है इसलिए दे रहे। क्यों दी जाती है इस पर कोई ध्यान नहीं है, और यही जानने योग्य है। अन्यथा तो सब कुछ मिनिस्टीरियल ढंग से हो ही रहा कि एप्लीकेशन दी जा रही, वहां से आदेश आ रहा, लेकिन जानकर काम को करना ये पृथक परिणाम देता है, और अनजाने में काम करना ये दूसरा परिणाम देता है। ठीक है, तो आप एप्लीकेशन दो न दो, मजिस्ट्रेट में शक्ति निहित है कि वो सर्च वारंट जारी कर सकता है सदोष रूप से परिरुद्ध व्यक्ति के लिए। तो अगर उसे सूचना मिल रही है कि पुलिस स्टेशन में कोई व्यक्ति ठीक है बियॉन्ड द लिमिट, यानी 24 घंटे से अधिक समय से निरुद्ध किया गया है, तो वो सदोष परिरुद्ध है। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं भाई, इस निष्कर्ष में तो कोई समस्या है ही नहीं कि वो सदोष परिरुद्ध है, और उसकी रिहाई के लिए सर्च वारंट जारी हो सकता है। ठीक है, सेक्शन 97। और इसीलिए कहते हैं कि सेक्शन 97 मजिस्ट्रेट को वो शक्ति देता है जो लगभग
हेबियस कार्पस जैसी है, जो लगभग हेबियस कार्पस जैसी। दिस इज द रीजन, ठीक है, व्हाई वी आर सेइंग सच ए स्टेटमेंट, ठीक है, ये कारण है उसका। लेकिन अभी भी एक कमी रह गई है, अभी भी एक कमी रह गई। उन अथॉरिटीज का क्या होगा जिन्होंने ये सब किया है? उनके खिलाफ भी कुछ होना चाहिए। तो निर्णय विधि इस विषय पर प्रावधान करती है, और निर्णय विधि कभी भी इस बेयर से अलग हटकर नहीं हो सकती। इसी बेयर में प्रोविजन दिखेंगे, उन्हीं के आधार पर निर्णय विधि आती है। निर्णय विधि अगर आप ऐसा मानते हैं कि इस बेयर से अलग हटकर दी गई है, तो दी जाती है केवल किसमें? अनुच्छेद 142 में सुप्रीम कोर्ट, और धारा 482 में पुरानी सीआरपीसी में धारा 482, और अब कोई सेक्शन हो गया होगा 482, अंतर्निहित शक्तियों में। और जो कुछ अंतर्निहित शक्तियों में न्यायालय करेगा वो सिर्फ उस मामले में लागू माना जाएगा, वो विधि का निर्माण नहीं करेगा, वो निर्णय विधि का निर्माण नहीं करेगा, निर्णय विधि का निर्माण नहीं करेगा। ये इस तरह समझना चाहिए कि उसमें सलाहकारी अधिकारिता होगी, ठीक है, लेकिन बाध्यकारी बल, उसमें सलाहकारी बल ये तो होगा, लेकिन बाध्यकारी बल ये नहीं होगा, ठीक है। ये अगर निर्णय विधि न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों के अंतर्गत आई है, लेकिन इस संबंध में निर्णय विधि यह उपलब्ध हुई कि ऐसी दशा में उन अथॉरिटीज के खिलाफ क्या होना चाहिए। आपको याद होगा पिछली सीआरपीसी जिन लोगों ने हमसे पढ़ी है, एक सेक्शन आया था 159, उसमें था मजिस्ट्रेट को जांच करने की शक्ति होगी, जांच करने की शक्ति होगी, ठीक है ना। मजिस्ट्रेट अन्वेषण किए जाने का निर्देश ये भी दे सकता है, ठीक है। कहां? जिसे आप पहले मानते थे 156(3) और अब शायद हो गई है 175(3), अब शायद 175 हो गई, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट अन्वेषण करने का निर्देश ये भी दे सकता है, और मजिस्ट्रेट स्वयं जांच ये भी कर सकता है, और मामले को तुरंत निपटाने के लिए कार्रवाई ये भी कर सकता है। 159 में लिखा हुआ था। अब 159 की जगह कुछ हो गया होगा, कोई सेक्शन आ गया हो, है 178, तो वहां ये लिखा है। तो अगर मजिस्ट्रेट को ये शिकायत प्राप्त होती है कि कोई व्यक्ति किसी स्थान में सदोष परिरुद्ध किया गया है, तो वह उसकी जांच कर सकता है और मामले को तुरंत निपटाने के लिए कार्रवाई ये कर सकता है। तुरंत निपटाने की कार्रवाई यानी व्हाटएवर इज नेसेसरी दैट कैन डू, ठीक है। परिवाद नहीं दाखिल होगा, ना परिवाद की तरह वो कार्रवाई करेगा, क्योंकि परिवाद में तो पहले जांच करे, ठीक है। परिवादी और यदि कोई साक्षी उपस्थित हो तो भाई लिखित परिवाद की दशा में साक्षियों की या परिवादी की परीक्षा से जो मुक्ति है वो तो तब जब लिखकर परिवाद किया गया हो, और ठीक है किसी न्यायालय या सरकार के, ठीक है, तरफ से किसी लोक सेवक के द्वारा किया गया हो। ये स्थिति देखी थी हम लोगों ने, इससे परिवाद नहीं। 159 तुरंत कार्रवाई, whatever is necessary that can be done against those authorities who has committed such a act, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि आप 24 आवर में अगर किसी व्यक्ति को प्रस्तुत नहीं करोगे तो आपके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब रियलिस्टिकों की बात आ जाती है, ठीक है। अब यथार्थवादियों की बात आ जाती है कि कानून का फायदा ये सबल को ही मिलता है, ठीक है। और कानून एक ऐसा सर्वांग कवच है जिसके नीचे वो जो चाहते हैं सो करते हैं। अब यहां ये बात आ जाती है, लेकिन फिर भी आप कानून में प्रोविजन अगर है
और आप कानून के प्रोविजन को जानते हैं, तो इतना आसान भी नहीं होता, ठीक है, उसे वायलेट कर पाना इतना आसान भी नहीं होता। ठीक है, परेशानियां होती हैं, तो जब बड़ी चीज पाना चाहोगे तो परेशानी तो भाई होगी। ठीक है, कोई थाली लेके तो बैठा नहीं है। ठीक है, आप अगर कुछ नया करना चाहेंगे, कुछ करना चाहेंगे, तो परेशानी ये तो होनी है, और इन परेशानियों के लिए आपको तैयार होना भी चाहिए। तो 24 घंटे में अगर मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं लाया जाता तो क्या क्या किया जा सकता है और क्या क्या हो सकता है, इस संबंध में आपने देखिए प्रोविजन। लाया जाता है, यह 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करने के संबंध में जो कानून बना हुआ वो क्यों बना हुआ, इस पर चर्चा हम लोगों ने की है, ताकि व्यक्ति, ठीक है, अपनी मुक्ति के प्रयास ये कर सके, उसे फ्री लीगल एड ये मिल सके। इन सारी बातों के कारण 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष लाने की प्रक्रिया और बात ये रखी गई। अब हम लोग बात करेंगे, कहता है कि सेक्शन 59 पुलिस का गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करना। पुलिस थानों के भारसाधक अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट को या उसके ऐसा निर्देश देने पर उपखंड मजिस्ट्रेट को अपने अपने थानों की सीमाओं के अंदर वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए सब व्यक्तियों के मामलों की रिपोर्ट करेंगे, चाहे उन व्यक्तियों को की जमानत ले ली गई हो या नहीं। यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, प्रत्येक पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को यह बताना होगा कि उसकी थाने की स्थानीय सीमाओं के भीतर कितने व्यक्तियों को वारंट के बिना गिरफ्तार किया गया, किसी भी तरीके से। यानी वारंट के बिना गिरफ्तार करने की जितनी स्थितियां हैं उनमें से किसी भी स्थिति के अंतर्गत। सबसे बड़ी समस्या यह है कि कानून को आप अपने हिसाब से समझ लेते हैं, यह सबसे बड़ी समस्या है। सेक्शन 35 10 स्थितियां या 8 स्थितियां या 9 स्थितियां बताता है कि इनमें बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है। आप उसे अपने हिसाब से समझ लेते हैं और अपने हिसाब से समझकर ये मान लेते हैं कि नहीं, बिना वारंट गिरफ्तारी केवल अपराध के आरोप पर ही की जा सकती है। ठीक है, और अपनी समझ से समझकर कानून को यह भी मान लेते हैं कि अपराध का आरोप होते ही तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए, यह कानून है। जबकि दोनों ही बातें गलत। बिना वारंट गिरफ्तारी अपराधों का आरोप लगने के अलावा भी अनेक मामलों में हो सकती है जिनका वर्णन सेक्शन 35 में है। और इसके अलावा, ठीक है, अगर किसी के खिलाफ अपराध करने के आरोप पर एफआईआर लिख भी गई तो भी गिरफ्तारी नहीं होगी, क्योंकि वहां लिखा है विश्वसनीय इत्तिला। ठीक है, इत्तिला की विश्वसनीयता जब तक प्रमाणित न हो तब तक गिरफ्तारी का कोई हक बिना वारंट आता ही नहीं। लेकिन समस्या तो यही है कि बातों को आप अपने हिसाब से समझ लेते हैं। जहां गिरफ्तारी की ताकत दी है, अन्वेषण की प्रक्रिया दी, वहां भी उन्होंने कहा कि यदि आवश्यक हो तो गिरफ्तारी है। लेकिन आपके लिए आवश्यक जैसे शब्दों का कोई मूल्य ही नहीं है। आप तो अपने हिसाब से चीजों को समझ लेते हैं, और यही समस्या है। हमने कल आपसे कहा था कि अपने हिसाब से चीजों को समझ लेना, ठीक है, ये एक ही बात का भिन्न अर्थ आपको समझा सकता है। बात वही है, तुमने कहां जा रहे, ठीक है, तुम ऐसा करोगे तो नरक को जाओगे। उन्होंने कहा कि बस रोक दो, हम तो गलत बस में चढ़ गए, हमें तो निगो ही जाना है, ये नरक जा रही है। ठीक है, तो सवाल यह है कि आप चीजों को अपने हिसाब से मत समझें, जो लिखी है जैसी लिखी है वैसी ही समझें। वहां तो विश्वसनीय इत्तिला लिखा है। अब एक न समझने की आपकी जो आदत है उसके पीछे बड़ा कारण यह भी है क्योंकि लिखे हुए का कोई महत्व है, ये बताने वाला आपको कोई नहीं, ये बताने वाला आपको कोई नहीं है
कि इस लिखे का कोई महत्व है। आप कॉलेज में जा रहे हैं, वहां शिक्षक महोदय बता रहे हैं कि लिखा कुछ और होता, चलता कुछ और है। आप कचहरी जा रहे हैं, वहां अधिवक्ता महोदय यही बता रहे हैं, लिखा कुछ और होता, चलता कुछ और है। आपको ये बताए कौन? जो लिखा है वही चलेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो इसलिए जो लिखा है उसे ठीक वैसे ही लागू करना। आपकी मान्यता यह है कि बिना वारंट गिरफ्तारी है तो कभी भी हो जाएगी, ठीक है, अपराध के आरोप की बस एफआईआर लिख जाए, जबकि नहीं होगी। और यही जोगिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, ठीक है, कि आपने गिरफ्तार कैसे किया ये तो बताइए। एफआईआर लिखी, गिरफ्तार, आपको कैसे पता लगा कि गिरफ्तारी आवश्यक थी? आपको कैसे पता लगा इत्तला विश्वसनीय थी? और जब पता ही नहीं तो आपकी गिरफ्तारी विधि अनुसार है कैसे मान लें? और जब गिरफ्तारी विधि अनुसार नहीं तो जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसका तो अनुच्छेद 21 का के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार इसका हनन हुआ है। हम हेबियस कार्पस ये क्यों न जारी करें? क्योंकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसका पालन तो किया नहीं आपने। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो यह थी कि विश्वसनीय इत्तिला, आप ये प्रमाणित कर सको कि जो इत्तिला हमें मिली वो विश्वसनीय थी, आप ये प्रमाणित कर सको कि गिरफ्तारी आवश्यक थी, फिर हमने की। नाउ यू आर एक्टिंग अकॉर्डिंग एज पर द नाम्स ऑफ द लॉ, ठीक है, और हेबियस कार्पस के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन आपने वैसा किया ही नहीं है जो आचरण के नियम के तौर पर आपके लिए निर्धारित था। तो फिर हेबियस कार्पस क्यों न जारी हो? तो सेक्शन 59 कहता है वारंट के बिना गिरफ्तार किया, पुलिस थाने की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी को भी किया, यू मस्ट इन्फॉर्म अबाउट दैट अरेस्ट टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को क्यों? और अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऐसा निर्देश दे तो आपके उपखंड में जो उपखंड मजिस्ट्रेट तैनात है उसे दें। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक तो पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी है जिले में पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी एसपी नहीं है। जिले में पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट है। ये कहां लिखा है? पुलिस एक्ट में, जो 1861 का है। और इसीलिए किसी भी थाने में एसएचओ की नियुक्ति बिना जिला मजिस्ट्रेट की सहमति के नहीं हो सकती, यह भी लिखा है वहां। जिला मजिस्ट्रेट अपने को कानून के मुताबिक प्राप्त सभी शक्तियों का खुद उपयोग अगर करने लगे तो वे बहुत व्यस्त हो जाएंगे। इसीलिए राज्य सरकार यह समुचित जानती है और इसीलिए राज्य सरकार को पहले सीआरपीसी और अब बीएनएसएस के माध्यम से शक्ति दी गई है कि राज्य सरकार किसी भी जिले में उतने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट यानी एडीएम जिन्हें जानते हैं आप, उनकी नियुक्ति कर सकती है। और वे अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट होंगे, यानी वे जिला मजिस्ट्रेट ही होंगे किंतु अतिरिक्त होंगे, और वे जिला मजिस्ट्रेट के जिले में तैनात होंगे। इसलिए जो उच्च प्रास्थिति है वो तो जिला मजिस्ट्रेट की ही होगी। भाई तुम दूसरे घर जाओगे तो दूसरे घर में उसकी स्थिति उच्च रहेगी, तुम्हारी तो उससे तो अवर रहेगी। जब तुम अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट हो लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के जिले में हो तो जिसके जिले में हो उसकी स्थिति ये तो उच्च होगी। इसलिए लेकिन वह अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट है और जिला मजिस्ट्रेट अपने द्वारा उपयोग किए जाने के लिए आशयित शक्तियों को उन्हें प्रदान कर देते हैं और वे फिर जिला मजिस्ट्रेट की जगह उन शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो जिला मजिस्ट्रेटों को ये जो ताकत दी गई है कि प्रत्येक एसएचओ उसकी नियुक्ति में वे अपनी सहमति देंगे, उनकी नियुक्ति एसएचओ की उन्हीं की सहमति से होगी। ये सहमति देने का काम वे अक्सर एडीएम प्रशासन की जो नियुक्ति होती है उन्हें दे देते हैं और इसके लिए एडीएम प्रशासन वो सहमति दिया करते हैं। कुल मिलाकर हमारा जो बताने का लब्बो लुआब है
वो सिर्फ इतना कि जिला मजिस्ट्रेट चूंकि जिले के कार्यपालक प्रशासन के प्रमुख, उन्हीं को अपराधों का शमन करना है, उन्हीं को अपराधियों को न्याय के समक्ष उपस्थित करना है, और वे ही उत्तरदायी होंगे, क्योंकि वरिष्ठ उत्तरदायी होता है। अगर कॉलेज में गड़बड़ होगी, प्रिंसिपल उत्तरदायी होगा, उसे कुछ पता हो ना पता हो, जो प्रमुख है वही उत्तरदायी होगा। इसलिए जिला मजिस्ट्रेट को हर बिना वारंट गिरफ्तार व्यक्ति की गिरफ्तारी की सूचना मिलनी चाहिए, ताकि वो प्रॉपर कंप्लायंस करा सके। 24 आवर में नहीं पहुंचा, ये कोई भी गड़बड़ हो गई तो जिला मजिस्ट्रेट उत्तरदायी होंगे। हमें आप उत्तरदायी बनाओ किसी काम के लिए, और हमें सूचना मिले, इसका कोई प्रावधान ही न रखो, तो ये कहां से जस्टिफाइड होगा? दैट इज वाई द सेक्शन like 59 has been enacted by the legislature, and in this section they have said कि every arrest will be informed to the district magistrate if the district magistrate has passed such a order, तो किसे, आपका जो उपखंड मजिस्ट्रेट है उसे समस्त बिना वारंट गिरफ्तार व्यक्तियों की सूचना ये दी जाएगी, चाहे उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया हो और चाहे जमानत पर न छोड़ा गया हो। ठीक है, कोई स्थिति हो, सूचना ये आप देंगे। ठीक है, सेक्शन 59 इसी लिहाज से इनेक्ट किया गया। अब कहता 60, पकड़े गए व्यक्ति का उन्मोचन। पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति का उन्मोचन उसी के बंध पत्र या जमानत पत्र पर यह मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के अधीन ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं। है क्या? पुलिस ने अगर गिरफ्तार किया है, क्योंकि पुलिस स्टेट की एजेंसी है और स्टेट से यह अपेक्षा की जाती है कि वे विधिसम्मत ढंग से काम करेंगे, क्योंकि अगर रक्षक ही भक्षक होगा तो फिर काम नहीं चल सकता। स्टेट के ऊपर ही जिम्मेदारी है कि वो कानून का पालन कराए। स्टेट के ऊपर ही जिम्मेदारी है कि कानून का उल्लंघन होने की दशा में उल्लंघन हुआ ये डिसाइड करे और उल्लंघनकर्ता को दंड दे। उल्लंघन हुआ वो कैसे डिसाइड करते हैं? जब मामले का निर्णय करते हैं और उसके बाद जब दंड देते हैं, ठीक है, तब उल्लंघन के लिए दंड मिलता है। इससे दो पार्ट हो जाते हैं, एक में दोषसिद्ध, दूसरे में दंड, क्योंकि पहले ये तय होना चाहिए उल्लंघन हुआ। आप कहते हैं उल्लंघन हुआ, कोई जरूरी थोड़ा ही हुआ। तो उल्लंघन हुआ, दो तथ्य हैं, उल्लंघन हुआ और दंड। ये दोनों काम भी स्टेट को करने हैं, और वो मापदंड जिसे कानून कहते हैं उसका निर्माण भी स्टेट को करना है। पुराने समय में ये तीनों शक्तियां राजा में होती थी, राजाओं ने इसका निरंकुश उपयोग किया है। ठीक है, तो प्राचीन काल में ये तीनों शक्तियां राजा में नहीं थी, लेकिन देखा गया राजा इन शक्तियों के साथ निरंकुश हुए, तो स्टेट की तीनों शक्तियां अलग अलग कर दी गई, तीनों स्टेट है। और चूंकि आपको ये बात समझ में ही नहीं आती है, इसलिए आपको कभी सरकार बड़ी दिखती है, कभी कोर्ट बड़ा दिखता है, कभी कुछ बड़ा दिखने लगता है, कभी कुछ बड़ा दिखने लगता है, जबकि तीनों स्टेट है। एक काम एक के पास, एक काम एक के पास, एक काम एक के पास, न कोई छोटा न कोई बड़ा, तीनों एक तल पर है। हमने कहा ना कि तीनों की व्यवस्था एक ही तल पर की गई है, और वो तल हॉरिजॉन्टल है, वो वर्टिकल नहीं है, ऊपर नीचे नहीं है, तीनों एक ही तल पर हैं। जैसे हम आप एक ही तल पर बैठे हैं, लेकिन हम लोग अलग अलग हैं। हम लोग एक के बाद एक के ऊपर बैठ जाएं, अब वर्टिकल बैठे हैं। इस समय ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, तो स्टेट के तीनों अंग ये बराबर है। कानून का पालन कराना ये सरकार का काम है। कानून का
पालन हुआ या नहीं हुआ इसे निर्धारित करना और कानून के मुताबिक दंड देना ये न्यायपालिका का काम है, और स्वयं कानून बनाना ये विधायिका का काम है। और कार्यपालिकी प्रशासन का प्रमुख कौन है जिले में? डीएम, जिला मजिस्ट्रेट। न्यायपालिका का प्रमुख व्यक्ति जिले में कौन है? आपका जिला एवं सत्र न्यायाधीश। और विधायिका के सदस्य एमएलए और एमपी के रूप में आप जानते हैं, जो आपको पता ही नहीं थे जब हमने पूछे उस दिन कि शाहजहांपुर में कोई है विधायिका का प्रतिनिधि, तो आपको वही नहीं मालूम था। अब आप अपनी स्थिति समझें, कानून में कहां पर है। और अभी भी अगर हम बाइफर्केशन करा दें कि राज्य विधायिका का प्रतिनिधि कौन है और केंद्रीय विधायिका का प्रतिनिधि कौन है शाहजहांपुर में, और केंद्रीय विधायिका के जो 2 सदन हैं, क्या दोनों के प्रतिनिधि हैं शाहजहांपुर में, तो अभी फिर आपके पास कोई उत्तर नहीं होगा। ठीक है, ये स्थिति है, इसको समझना चाहिए। तो 3 अलग अलग अंग हैं, और चूंकि कार्यपालिकी प्रशासन का प्रमुख व्यक्ति कौन है? जिला मजिस्ट्रेट। इसलिए जिला मजिस्ट्रेट को हर बात की सूचना मिलनी चाहिए। कानून का पालन तो उसे ही कराना है। अगर कानून कहता है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास ले जाओ, तो इसकी व्यवस्था कौन करेगा? जिला मजिस्ट्रेट। अरे भाई, नहीं ले जाएंगे तो उत्तरदायी होगा, लेकिन आप बताओ तो कम से कम उसे, व्यवस्था तो करे वो। तो इसलिए जिला मजिस्ट्रेट को हर सूचना ये मिलेगी। हाँ, वही कहे उपखंड मजिस्ट्रेट को दे दो तो बात अलग है, क्योंकि वो कार्यपालिकी प्रशासन का प्रमुख है और पुलिस का प्रमुख ये भी है, तो बींगे। ठीक है, इमीडिएट बॉस, भाई वो तो इमीडिएट बॉस भी है। जैसे प्रधानमंत्री जाएंगे छावनी में, तो वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में जाएंगे, लेकिन राष्ट्रपति घुसेंगे तो मिलिट्री अफसर के रूप में घुसेंगे, क्योंकि वे तीनों सेनाओं के अध्यक्ष हैं। ठीक है, वो तो सुप्रीम कमांडर हैं, हैसियत अलग हो जाएगी। डिफेंस मिनिस्टर घुसेंगे, ठीक है, वे रक्षा मंत्री के नाते घुसेंगे। उनका काम सेनाओं की आवश्यकता की आपूर्ति है, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया घुसेंगे तो वे तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर हैं। वो चाहे नेवी, चाहे एयरफोर्स और चाहे मिलिट्री, कहीं जाएंगे तो वे सर्वोच्च अधिकारी हैं। इसलिए वे सेना के किसी भी विभाग में जाने के अधिकारी होंगे और कहीं भी कुछ भी करने के अधिकारी होंगे, वे तो सुप्रीम कमांडर है। तो हैसियत में फर्क हो जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कार्यपालिकी प्रशासन का प्रमुख व्यक्ति है, उसे सूचना मिलनी चाहिए। इसकी व्यवस्था 59 में की गई है। आपका अच्छा 60 ये हम बता रहे थे, फिर पिछली धारा पहुंच गए कि पकड़े गए व्यक्ति का उन्मोचन। कहता पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया है, तो किसके द्वारा किया जाएगा? या तो न्यायालय के आदेश के द्वारा, ठीक है, या खुद के बंध पत्र पर या जमानत पत्र पर। तो यहां से बात हमने शुरू की थी कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, ये शब्द क्यों? क्योंकि स्टेट इसे ही कानून का पालन कराना है। पुलिस स्टेट की एजेंसी है। मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति हो सकता है, लेकिन मजिस्ट्रेट चूंकि एक जुडिशियल अफसर है, उससे अपेक्षा है कि वो कानून का पालन करेगा, इसलिए उसका नाम भी यहां नहीं है, प्राइवेट पर्सन का नाम भी नहीं, क्योंकि प्राइवेट पर्सन को अंततः पुलिस ऑफिसर उसे ही दे देना है। ठीक है, इसलिए पुलिस द्वारा अगर व्यक्ति गिरफ्तार किया गया तो फिर व्यक्ति को या तो उसके खुद के बंध पत्र पर या जमानत पत्र पर मजिस्ट्रेट के विशेष जमानती आदेश के अधीन ही छोड़ा जाएगा, अन्यथा नहीं। अब आपको देखने में यह प्रोविजन व्यक्ति के खिलाफ लग रहा है, ऐसा लग रहा है मानो गिरफ्तार व्यक्ति पर अन्याय किया जा रहा है कि एक तो बेचारा गिरफ्तार हो गया, हो सकता गलत हुआ हो, और अब कह रहे कि छोड़ा ही नहीं जाएगा। ठीक है, इसलिए यह प्रोविजन रखा गया है ताकि गिरफ्तारी का तथ्य लिखित पढ़त में आए। ऐसे तो तुम कल पकड़ लोगे और छोड़ दोगे, ऐसे ही तो मनमानी है।
अगर वो कल कोई लीगल रेमेडी आपके अगेंस्ट सीख करे, मिथ्या कारावास के लिए अकृत्य में मुकदमा है, प्रतिकर है तो, या आपके खिलाफ रपट लिखा है, ठीक है, तो आखिर कैसे तय होगा कि वो गिरफ्तार हुआ था? तो गिरफ्तारी के तथ्य को अभिलेख के तौर पर दर्ज करने में सहायता मिले, इसके लिए ये प्रोविजन रखे गए। और फिर आपका एक बात यह भी है कि सही गिरफ्तारियां भी होंगी, सही गिरफ्तारियां भी होंगी तो भाई ठीक है, आप गिरफ्तार हुए तो बंद पत्र दीजिए, आप भाग गए फिर, क्योंकि अगर गिरफ्तारी ठीक है तब तो आपको आगे लीगल प्रोसीडिंग इसका सामना करना है, तो आपको ऐसे कैसे छोड़ दें? ठीक है, अगर आप पर्सन ऑफ स्टैंडिंग है, आपका रकाब तकाब है, तो हम आपके व्यक्तिगत बंद पत्र पर इस पर छोड़ देंगे, अन्यथा प्रतिभूति मांगेंगे ताकि आपको उपस्थित तो किया जा सके। यानी ये प्रोविजन सभी के हित में है, जो गिरफ्तार हुआ उसके हित में भी और साथ ही साथ स्टेट के हित में भी ये प्रोविजन है, इसलिए ऐसे प्रोविजन बनाए जाते हैं। ठीक है, सारे प्रोविजंस के माध्यम से विभिन्न हितों में संतुलन ये बिठाने की कोशिश कानून के माध्यम से होती है। ठीक है, आपका अगला कहता है 61, निकल भागने पर पीछा करने और फिर पकड़ लेने की शक्ति। यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागता है, शब्दों को वैसे ही समझना चाहिए जैसे लिखे हैं, विधिपूर्ण अभिरक्षा यानी विधिपूर्ण अभिरक्षा नहीं है तो निकल भागने का पूरा हक है, तब 61 कोई सहायता नहीं करती है उस व्यक्ति की जो पीछा करना चाहता है, तब 61 कोई सहायता नहीं करती। 61 सहायता करे उस व्यक्ति की जो पीछा करना चाहता है, उस व्यक्ति का जो उसकी विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है कि जिस अभिरक्षा से वो निकल भागा है, ये जिस अभिरक्षा से निकल भागने की शिकायत ये पीछा करने वाला आदमी करता है, ये अभिरक्षा विधिपूर्ण रही हो। और अभिरक्षा विधिपूर्ण वो नहीं होती जिसे तुम विधिपूर्ण मानो। ये जो अभिरक्षा जज साहब या पुलिस अधिकारी जो वरिष्ठ है उसके द्वारा प्राधिकृत हो, ऐसी कोई अभिरक्षा विधिपूर्ण नहीं होती। विधिपूर्ण अभिरक्षा का मतलब है जो एज पर लॉ की गई है। ठीक है, इसलिए कानून सर्वोच्च। आपकी आदत है आप व्यक्तियों को सर्वोच्च मानते हैं, व्यक्ति कोई उच्च नहीं है। विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है, ये शब्द है। कहता है जब कोई व्यक्ति विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा, यह छुड़ा लिया गया है। कई बार भीड़ आक्रमण करती है, छुड़ा लिया, ठीक है, तो वह व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा से वह निकल भागा है, यानी जो अरेस्टिंग अफसर है, ठीक है, वो निकल भागा, ये छुड़ाया गया, उसका तुरंत पीछा कर सकता है और भारत के किसी स्थान में उसे गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, आप निकल भागे, ये छुड़ा लिए गए, किससे? विधिपूर्ण अभिरक्षा से। तो जिसकी अभिरक्षा से आप निकल भागे, ये छुड़ा लिए गए, वो भारत के किसी भी स्थान में आपका पीछा करेगा और आपको गिरफ्तार कर सकता है। और पीछा करने में उसे वे समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी जो पीछे से पहली बार गिरफ्तार करने के संबंध में अरेस्टिंग अफसर को प्राप्त थी। पहली बार गिरफ्तार करने के संबंध में अरेस्टिंग अफसर को जो शक्तियां प्राप्त थी, क्या? बंद स्थान में प्रविष्ट कर गया तो बाहरी दरवाजा तोड़कर, ठीक है, खोल सकते हैं। आदि शक्तियां अनावश्यक अवरोध न कारित करते हुए आवश्यक बल प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी धारा 43, जो जो शक्तियां पीछे रही हैं पहली बार गिरफ्तारी के संबंध में, वे सब शक्तियां इस अरेस्टिंग अफसर को प्राप्त होंगी जो यह प्रयत्न कर रहा है कि उसकी अभिरक्षा से जिस व्यक्ति को छुड़ा लिया गया है, या जो उसकी विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है, उसे गिरफ्तार, री अरेस्ट आपसे यह भी पूछा जाता प्री में कि री अरेस्ट के संबंध में प्रोविजन कहां है? तो री अरेस्ट के संबंध में प्रोविजन 61 कहता है कि भारत के किसी स्थान में उसे गिरफ्तार कर सकता है। सब्सेक्शन 2 क्या कहता है? उपधारा 1 के अधीन गिरफ्तारियों
को, उपधारा 1 के अधीन गिरफ्तारियों को यानी रीअरेस्ट पर धारा 44 के उपबंध लागू होंगे, भले ही ऐसी गिरफ्तारी करने वाला व्यक्ति वारंट के अधीन कार्य न कर रहा हो और गिरफ्तारी करने का प्राधिकार रखने वाला पुलिस अधिकारी ये भी न हो। ठीक है, धारा 44 के प्रावधान ये लागू होने के लिए बताया। ठीक है, गिरफ्तार कर सकता है, ये तो पहले ही कह दिया उन्होंने, भारत के किसी भी स्थान में कर सकता है, ये पहले ही कह दिया। गिरफ्तार कर सकता है, इसके मतलब 43 की ताकत आई गई। ठीक है, 43 की ताकत आई गई, गिरफ्तार कर सकता है। 43 में बताया उसने कि गिरफ्तारी की कैसे की जाएगी। 36 और 37 इन सबकी ताकतें आई गई। गिरफ्तारी जब गिरफ्तार कर सकता है तो उसके जो कर्तव्य हैं वो करेगा ही करेगा। ठीक है, भारत के किसी भी स्थान में गिरफ्तार कर सकता है, इस लाइन के ये अर्थ हो गए कि पिछले सारे प्रोविजन इस सेक्शन पर लागू हो गए। ठीक है, बस एक बात रह गई, सेक्शन 44 की बंद स्थान में प्रवेश हो गया, तब इस व्यक्ति को धारा 44 जो प्रथम बार गिरफ्तारी में शक्ति देती है अरेस्टिंग अफसर को, वो होगी या नहीं होगी। तो उस स्थिति को एकदम क्लियर कर दिया कि वो भी होगी। ठीक है ना, तो री अरेस्ट पर सारे प्रोविजन वही लागू हो जाएंगे जो पीछे फर्स्ट अरेस्ट के संबंध में है, इस बात में कोई संदेह है। ठीक है, ये है ही नहीं, इसलिए जो है अब केवल एक सेक्शन 62 बचा। धारा 62 जो है ये पहले धारा 60A ये थी पुरानी सीआरपीसी में, और ये धारा ये कहती है कि प्रत्येक गिरफ्तारी इस संहिता के प्रावधानों के अनुसार यह तत्समय प्रवर्तन विधि के उपबंधों के मुताबिक ही की जाएगी। आप देखें शब्दावली, कहता कोई गिरफ्तारी इस संहिता या गिरफ्तारी के लिए उपबंध करने वाली तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के उपबंधों के अनुसार ही की जाएगी। हमने कहा ना कि बेर पढ़ते समय बहुत धीरे पढ़ना चाहिए ताकि बेर के शब्दों का जो अर्थ है वो आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो। उसने कहा कि गिरफ्तारी इस संहिता के उपबंधों के अनुसार या तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के उपबंधों के अनुसार ही की जाएगी। अगर इस ही शब्द को आपने मिस कर दिया तो फिर सेक्शन का मतलब और सेक्शन का मजा और सेक्शन का अर्थ ये जीवन में क्लियर नहीं हो सकता, क्योंकि ही इंप्रेशन दे रहा है, विधायिका की इच्छा को अभिव्यक्त कर रहा है। विधायिका क्या चाहती है यह बता रहा है, और कानून का निर्वचन विधायी इच्छा के अनुरूप होगा। अगर आपसे कहा जाए तुम ये ही करोगे, इसका मतलब इसके अलावा कुछ भी नहीं करोगे। ठीक है, ये कहने की जरूरत नहीं है कि तुम कुछ भी नहीं करोगे इसके अलावा। अगर ये कह दिया जाए ये ही करोगे, बस बात खत्म, अब सारी संभावनाएं खत्म। तो विधायी इच्छा क्या है? इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ही। इसके मतलब यह हुए कि इस संहिता के उपबंधों का अगर पालन नहीं है तो गिरफ्तारी नहीं है, फिर वो कुछ भी हो। और अगर गिरफ्तारी नहीं है तो फिर अभिरक्षा तय करने की ताकत भी नहीं है मजिस्ट्रेट महोदय को। फिर मामला हेबियस कॉर्पस का भी हो सकता है। ठीक है, भले ही 24 घंटे में ले आए, इससे क्या मतलब है? 24 घंटे में लाना ही तो महत्वपूर्ण नहीं है। और इस संहिता के उपबंधों के मुताबिक मीनिंग देर भाई, क्या तुमने गिरफ्तार करने के कारणों का उल्लेख किया था, बताया था? क्या नातेदार मित्र को सूचना दी थी? क्या उसका उल्लेख किया था? और यही सारे सवाल है वहां पूछे जाते हैं। जो पूछते उन्हें भी नहीं मालूम कि हम क्यों पूछ रहे हैं। हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि धारा 62 ये कहती है, इसलिए पूछ रहे हैं। उन्हें भी नहीं मालूम है, बस पूछ रहे हैं क्योंकि उनके बाबूजी पूछ रहे थे। ठीक है, उनके बाबूजी पूछ रहे थे इसलिए वो पूछ रहे हैं। उन्हें बिल्कुल नहीं मालूम है कि धारा 62 ऐसा कहती है। और हमने कहा कि काम का कोई परिणाम नहीं होता है, ये काम के विपरीत परिणाम भी हो सकते हैं। यदि
बोध के साथ, जानते हुए कोई काम को न किया जाए। काम को जानते हुए करना वो अलग बात है, और काम का हो जाना ये बिल्कुल अलग बात है। जो हो गया उसे तुम कहो हमने किया, ये बिल्कुल डिफरेंट बात है, और तुमने वाकई किया ये बिल्कुल अलग बात है। इस आधार को अगर नहीं समझेंगे तो जीवन में दुर्घटना और अपराध इसका फर्क नहीं आएगा। दुर्घटना हो जाती है, अपराध आप करते हैं। बीएनएस कई बार पढ़ लेंगे, आईपीसी कई बार पढ़ लेंगे, इस शब्द का अर्थ कभी नहीं समझेंगे कि अपराध सिर्फ कृत्य या लोभ से होता है। कृत्य या लोभ से ही क्यों? इसलिए क्योंकि कृत्य जानबूझकर होता है, लोभ जानबूझकर होता है, कृत्य हो नहीं जाता। ये जो हो जाता है उसे आपका कृत्य नहीं कहा जाता है। कानून समझने में बहुत कठिन है और पास करने के लिए बहुत आसान। इससे आसान कोई, ठीक है, सब्जेक्ट है ही नहीं पास होने के दृष्टिकोण से। कानून से ज्यादा आसान कुछ है ही नहीं है। अरे बताओ, वो ठीक है विषय आपने उत्तीर्ण कर लिया जिसका पेपर जब आपने प्रवेश लिया था तभी, ठीक है, ओपन था, तो ऐसे विषय में आपने योग्यता अर्जित भी कर ली, तो क्या हो गया? 1860 में जो आईपीसी का पेपर बना था वही 2024 में बीएनएस का बनेगा। अपहरण और विपरण क्या है, हत्या और सदोष मानववध क्या है, वही बनेगा। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार, इसका क्या मतलब है? उल्लंघन हो जाए तो क्या होता है, से सीधे वही पेपर। और इसी साल नहीं, 2047 में जो एलएलबी करेगा उसका भी पेपर यही होगा। तो जिस विषय के पेपर इस ढंग से आउट हैं उसे पास कर लिया आपने, तो कौन आसमान से तारे तोड़ लिए, ये तो बता दीजिए। उसे आना, उसका आना वो इतना ही कठिन है जो वाकई आसमान से तारे तोड़ने जैसी मेहनत करा देता है। आना बहुत कठिन है, उसको समझ में आना, क्योंकि वो तभी समझ में आएगा जब आप बिल्कुल उसमें डूब कर उसे सोचते हैं, तभी वो समझ में आता है, उससे पहले नहीं आएगा। इन शब्दों का कोई अर्थ है, वो कहता है ही की जाएगी, इसका मतलब इसके अलावा नहीं की जाएगी, और इसके अलावा की है तो वो गिरफ्तारी नहीं है। वो कुछ भी हो, वो गिरफ्तारी नहीं है, और वो उसी क्षण से गिरफ्तारी नहीं है। 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के पास ले गए नहीं ले गए, वो तो 24 घंटे के बाद की बात है। इसी क्षण ये गिरफ्तारी नहीं है, और इस क्षण ये गिरफ्तारी नहीं है तो फिर क्या क्या आपको प्राप्त हो सकता है और क्या प्राप्त नहीं हो सकता, इस पर विचार जरूरी है। हमने कहा ना, अगर कोई बात कही जाए और उस बात के परिणामों का जिक्र ना हो तो बात अधूरी है। गिरफ्तारी इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं हुई, अब आपको क्या हासिल हो रहा है? तो 3 बातें आपको मिल रही हैं। पहली बात, अगर गिरफ्तारी इस अधिनियम के या इस संहिता के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अनुसार नहीं भी है तो भी आप सिर्फ इसी आधार पर अपराध के आरोप से दोष मुक्त नहीं होंगे। पहली बात यह समझ लें, यानी ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अपराध के आरोप से दोष मुक्त हो जाना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, ठीक है। इसलिए सिर्फ इसी कारण से आप अपराध के आरोप से दोष मुक्त नहीं होंगे। लेकिन हमने फिर कहा कि कानून समझना इसीलिए कठिन है कि यहां 2-2 4 होते ही नहीं, यहां 2-2 5 भी होते हैं, 2-2 3 भी होता है। हमने ये कहा कि सिर्फ इसी कारण आप किसी अपराध के आरोप से दोष मुक्त नहीं हो जाएंगे, हो भी जाएंगे, हो भी जाएंगे। यानी इस बात को हमें ऐसे कहना चाहिए कि सामान्य रूप से नियम यह है कि अगर आप अवैध रूप से गिरफ्तार किए गए हैं, ठीक है, तो भी आप सिर्फ अवैध गिरफ्तारी के कारण आरोप से दोष मुक्त हो जाए, ऐसा नहीं होगा। एक्सेप्शनली
अगर आपके ऊपर आरोपी ये है कि आपने व्यक्ति को विधिपूर्ण अभिरक्षा से छुड़ाया था, आपने ये अपराध किया है, ठीक है ना, आप भाग गए विधिपूर्ण अभिरक्षा से, ये आरोप है आप पर, तब फिर जो अरेस्ट की लीगलिटी है ये महत्व डालेगी और हो सकता है आप आरोप से दोषमुक्त ये भी हो जाओ अरेस्ट की इलीगलिटी प्रमाणित होने पर। यानी जनरल लॉ ये हुआ कि अरेस्ट इलीगल है, सिर्फ ये आपको आरोप से दोषमुक्त नहीं करेगी। एक्सेप्शनली अगर आरोप विशिष्ट प्रकार का है, किसी विशिष्ट प्रकार के अपराध का आरोप आप पर लगाया गया है और उस अपराध में अपराध का मुख्य संगठक गिरफ्तारी की विधि संगतता है, तो हो सकता है आप आरोप से दोषमुक्त ये भी हो जाओ, ठीक है। लेकिन ये एक्सेप्शनल स्थिति है। अच्छा, सामान्य तौर पर अवैध गिरफ्तारी है तो आप आरोप से तो दोषमुक्त नहीं हो गए, ठीक है, तो फिर क्या परिणाम देगी, फिर आपको क्या मिलेगा? भाई आप आरोप से तो दोषमुक्त नहीं हुए और गिरफ्तारी आपकी अवैध थी, तो अवैध गिरफ्तारी तब आपको क्या हासिल कराएगी? तब आप मिथ्या कारावास, इसके लिए अप्रत्य की विधि में प्रतिकर पा सकते हो, भले ही दंड मिल जाए। आपको पढ़ाया था जब लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ा रहे थे, इसीलिए हम कहते हैं सारे कानून इंटरकनेक्टेड है। आप एक को नहीं सुनोगे दूसरा भी नहीं आएगा, ठीक है। मिथ्या कारावास के लिए प्रतिकर मिल सकता है क्योंकि गिरफ्तारी अवैध थी, ठीक है। तीसरी बात, संबंधित पुलिस अधिकारी के विरुद्ध जो पिछली आईपीसी में धारा 220 थी, जो ये कहती थी कि वह व्यक्ति जो विधिपूर्ण गिरफ्तारी का प्राधिकार रखता है, अगर विधि के निर्देशों की अवज्ञा करते हुए किसी को गिरफ्तार करता है तो उसे धारा 220 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। तो धारा 220 और धारा 342 जो सदोष परिरोध के लिए दंड का प्रावधान करती है, अब बीएनएस में ये धाराएं बदल गई होंगी। उन धाराओं के अंतर्गत पुलिस अधिकारी दोषी हो सकता है, ये हो सकता है। और तीसरी एक और बात कि अगर आपने राइट टू सेल्फ डिफेंस का प्रयोग किया है, ठीक है, राइट टू सेल्फ डिफेंस का प्रयोग किया है और गिरफ्तारी अवैध थी, तो हो सकता है आप और तो किसी अपराध के दोषी ना हो, लेकिन लोक सेवक के ऊपर हमला आदि करने या उसे क्षति पहुंचाने आदि के दोषी हो भी जाओ, क्योंकि सेक्शन आपको राइट टू सेल्फ डिफेंस लोक सेवक के विरुद्ध, ठीक है, धारा 99 जो आईपीसी में थी उसके निर्बंधों के अधीन प्राप्त है। राइट टू सेल्फ डिफेंस लोक सेवक के विरुद्ध आपको उस तरह प्राप्त नहीं है जिस तरह वो प्राइवेट पर्सन के विरुद्ध प्राप्त है। वहां लिखा है सेक्शन 99 जो पहले थी आईपीसी में, और अब बीएनएस में धारा बदल गई होगी, ठीक है। वहां लिखा है कि अगर लोक सेवक अपने पदाभास के अधीन गिरफ्तारी आपकी कर रहा है, ये कोई गिरफ्तारी शब्द तो नहीं है, कोई काम कर रहा है जिससे आपको मृत्यु या घोर उपहति का खतरा नहीं है, तो भले ही उसका वो काम पूर्ण रूप से न्यायोचित न कहा जाए, लेकिन फिर भी उसके कार्यों के प्रति आपको राइट टू सेल्फ डिफेंस नहीं है। तो आपको राइट टू सेल्फ डिफेंस के उपयोग का जो अधिकार है उस पर भी इस बात का प्रभाव पड़ेगा कि गिरफ्तारी अवैध थी या वैध। तो धारा 62 इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि धारा 62 अगर आपको समझ में नहीं आई तो फिर एक अवैध गिरफ्तारी आपके विधिक अधिकारों को किस प्रकार प्रभावित करती है ये बात आपकी समझ में नहीं आ सकती, या कौन से नए विधिक अनुतोष आपको प्रदान करती है ये बात आपको समझ में नहीं आ सकती। वो कहती है गिरफ्तारी इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन ही की जाएगी, इसके अलावा नहीं लिखा नहीं, लेकिन जो शब्दावली लिखी है उसका अर्थ ऐसे ही लेंगे। तो ये गिरफ्तारी का चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग अगले चैप्टर में प्रवेश करेंगे और वो आदेशिकाओं से संबंधित चैप्टर होगा। उन आदेशिकाओं के विभिन्न नाम होंगे, सम्मन, वारंट, उद्घोषणा, कुर्की, ये विभिन्न नाम होंगे उन आदेशिकाओं के।
और वे विभिन्न उद्देश्यों से जारी की जाएंगी। वे आदेशिकाएं क्या हैं, उनके जारी होने के उद्देश्य क्या हैं, उनके पालन और अपालन के संबंध में प्रक्रिया क्या है, कब वे ठीक है निष्पादित हो गई, कब नहीं हुई, कैसे माना जाएगा, क्या माना जाएगा, और उनके पालन और अपालन का प्रभाव क्या होगा, इस सब पर विस्तार से बात होगी अगले क्लास।